हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम यूनिट 4 कवर करने वाले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की सिविलियन एंड मिलिट्री डिजाइन। आज का हमारा टॉपिक है। तो सिविल एंड मिलिट्री रिलेशन जानने से पहले हम कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं उनका मतलब जान लेते हैं, है ना। तो हमें जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और ज्यादा होगी। सिविलियंस क्या होते हैं? द टर्म सिविलियंस इज यूज टू रिफर टू ऑल नॉन मिलिट्री सोशल एक्टर्स। ठीक है। नॉन मिलिट्री सोशल एक्टर्स का यहाँ पे क्या मतलब है? नॉन मिलिट्री सोशल एक्टर्स वो होते हैं बेसिकली मिलिट्री को छोड़ के जो अदर अदर जो भी लोग हैं उनको हम सिविलियंस में काउंट करते हैं। मिलिट्री यानी आर्मी, नेवी हुई या फिर आर्म फोर्स हुई या फिर एयर फोर्स हुई, इसमें जितने भी सोल्जर्स वगैरह हैं बेसिकली इन आर्मीज को छोड़कर जितने भी अदर अदर लोग हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिविलियंस कहते हैं। चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशियल ब्रांचेस हो, गवर्नमेंट की ब्रांचेस भी इसमें इंक्लूड होती हैं। एंड नॉन स्टेट यानी स्टेट से जो रिलेटेड नहीं है वो भी, जैसे कि पॉलिटिकल एक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि एनजीओज वगैरह होते हैं। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, जो जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट है भी पावर में वो भी, और जो अदर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी, सोशल मूवमेंट यानी जो लोग सोशल मूवमेंट्स करते हैं वो भी, सिविल सोसाइटी एसोसिएशंस भी, जैसे एसोसिएशन बनी बनी होती है ना डिफरेंट डिफरेंट इस टाइप से, ये एसोसिएशंस भी किस में आती है? सिविलियंस में आती है। The term civil and military relations refer to the relationship between the military and civilian authorities, or in broad sense between the military। यानी कि ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशन होता है ये किसके बीच का रिलेशन है? सिविलियंस और मिलिट्री। मिलिट्री के बीच के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? सिविल मिलिट्री रिलेशंस। ठीक है। मिलिट्री क्या होती है? मिलिट्री एक स्टेट ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए फॉर सर्विनिटी। ठीक है। मिलिट्री का काम क्या है? सोल मोटिव क्या है मिलिट्री का? कि अपनी कंट्री को डिफेंड करना। ठीक है। अपनी कंट्री के लिए सर्व करना। तभी तो कहते हैं ना कि जो सोल्जर्स हैं वो अपनी कंट्री के लिए जान दे देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है? नेचर ऑफ सिविल मिलिट्री। अभी सिविल मिलिट्री का नेचर क्या होता है? सिविल मिलिट्री का जो नेचर है वो वेरी करता है फ्रॉम वन पॉलिटिकल सिस्टम टू अनदर। यानी जैसा वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम होगा उस टाइप से वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, तो उस टाइप से ही वहाँ का मिलिट्री और जो गवर्नमेंट है उनका क्या होगा? रिलेशन होगा। ठीक है। डिफरेंट गवर्नमेंट में डिफरेंट जो है मिलिट्री रिलेशंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अब आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो इंडिया का जो सिविल अथॉरिटी यानी कि जो भी गवर्नमेंट पावर में है वो और मिलिट्री का रिलेशन क्या होगा? हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। अगर हम अदर कंट्री में देखें कहीं पे डिक्टेटरशिप है तो वहां पे जो सिविल मिलिट्री रिलेशन हमें देखने को मिलेगा वो अलग होगा। देखो फर्स्ट ग्रुप जो क्लास, अब कुछ क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं। ठीक है। नेचर को लेके सिविल मिलिट्री के, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम in which armed forces are depoliticized to large extent, in which the military is entirely subservient instrument of the state, example India and US of America। यानी कि यहाँ पे जो है मिलिट्री का सोल पर्पस जो है वो है अपनी कंट्री को डिफेंड करना। ठीक है। अपनी कंट्री की सोवर्निटी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। यानी कि जो पावर है उसको, जो अथॉरिटी है इंडिया की या अमेरिका की, ठीक है, उसको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। अपनी कंट्रीज के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना। यानी कि उनका मेन मोटिव है अपनी कंट्री के लिए सर्व करना। उनका जो वहाँ की पॉलिटिक्स है, चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स हो चाहे वो एक्सटर्नल पॉलिटिक्स हो, उससे कोई भी लेना देना नहीं होता। यानी कि वो किसी भी तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स है किसी भी कंट्री की, उसको जो है क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हैं। ठीक है। प्रोफेशनलिज्म को वो लोग क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। यानी कि वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं अपने वर्क को लेकर। यानी कि वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते। देखो सेकंड ग्रुप बोला गया है पॉलिटिकल सिस्टम such as those in China and Iraq where there exists a symbiotic relationship between the armed forces and the ruling party। यानी कि एग्जांपल जैसे कि चाइना और इराक में देखा गया है कि यहाँ पे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप से मतलब है कि क्लोज रिलेशन देखा गया है रूलिंग पार्टी और जो है मिलिट्री के बीच में। ठीक है। थर्ड ग्रुप है नंबर ऑफ पॉलिटिक्स इन विच द मिलिट्री हैज ओवरथ्रोन द lawfully elected government and installed its own member as ruler or has acquired enormous influence over the civilian government, जैसे कि नाइजीरिया और पाकिस्तान तो एक बहुत फेमस एग्जांपल है। देखो नंबर ऑफ पॉलिटीज इन विच मिलिट्री हैज ओवरथ्रोन, मतलब यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, मान लो डेमोक्रेसी से यानी कि वोटिंग सिस्टम से वोटिंग करवाने के बाद कोई गवर्नमेंट इलेक्ट होती है। ठीक है। मेजोरिटी जीतने के बाद वो इलेक्ट हो जाती है, पर उसके बाद क्या होता है? मिलिट्री इन्फ्लुएंस, जो मिलिट्री के जो लोग हैं ये अपना इन्फ्लुएंस बना के, ठीक है, इंटरफेयर करके पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर करके ये लोग ये क्या करते हैं? ये लोग ओवरथ्रो कर देते हैं, तख्ता पलट कर देते हैं। और अपने जो मेंबर है, जो अपने इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं, ठीक है, जिनका दबदबा है बेसिकली, उनको ये क्या करते हैं? आगे कर देते हैं। वो क्या करते हैं फिर? मिलिट्री कूप हो जाता है, वहां पे तख्ता पलट हो जाती है, फिर वो क्या करते हैं? वहां की जो सत्ता है, वो संभाल लेते हैं। ठीक है। ये फेमस जो एग्जांपल है दोनों नाइजीरिया और पाकिस्तान, यहाँ पे जो है बहुत बार ऐसा हो चुका है।
देखो अब हम पढ़ेंगे इंडिया में मिलिट्री रिलेशंस कैसे हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशंस इंडिया में कैसे हैं। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्टैब्लिश करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स, यानी कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट है उनके हाथ में कमांड होती है आर्मी की, इनको सुप्रीम कमांडर कहा जाता है आर्म फोर्सेस का, ठीक है। बेसिकली सिविलियन सुप्रीमेसी से यहाँ पे मतलब है कि जो भी मतलब डिफेंस रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है या जो भी क्या कहते हैं तरीके डिसीजंस लिए जाते हैं, उनको कौन लेती है, या तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जो प्रेसिडेंट होता है वो मिलके लेते हैं, यानी कि जो वहाँ की मिलिट्री है यानी जो आर्मी है वहाँ का पॉलिटिक्स में कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि अगर इंडिया बाई चांस किसी से जो है, मान लो इंडिया और किसी अदर कंट्री का वॉर होना है, ठीक है, या वॉर की स्थिति बनी हुई है, तो ये मिलिट्री का कॉल नहीं होगा कि मिलिट्री को मतलब आर्मी या मिलिट्री का कॉल नहीं होगा कि हाँ हमें उनसे लड़ना है या नहीं लड़ना है, जब तक उन्हें ऑर्डर्स नहीं आते, जब तक उन्हें ऊपर से ऊपर से ऑर्डर नहीं आते, प्रेसिडेंट के ऑर्डर नहीं आते या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कोई ऑर्डर नहीं आते, तब तक वो क्या है वॉर नहीं स्टार्ट कर सकते किसी भी अदर कंट्री से, जब तक उन्हें ऑर्डर्स नहीं आते हैं, ठीक है। ये जो कुछ टाइप बनाए गए हैं ना कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, प्रेसिडेंट को सुप्रीम कमांडर बनाया गया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्पेशली है अदर से एक बॉडी, ठीक है, जो रेगुलेट करती है रूल्स एंड रेगुलेशन, इसी फ्रेमवर्क से क्या होता है मिलिट्री इंटरवेंशन पॉलिटिकल अफेयर्स में प्रिवेंट होता है, यानी कि मिलिट्री का सच कोई रोल नहीं रह जाता है पॉलिटिकल अफेयर्स में। देयर हैव बीन अ फ्यू occasion व्हेन द मिलिट्री हैड एंटर्ड इनटू टग ऑफ वॉर विद, यानी कभी-कभी हुआ है कि मिलिट्री की जो है लड़ाई हो गई है, यानी कि मतलब एक टग ऑफ वॉर की लड़ाई नहीं हुई है, बेसिकली टग ऑफ वॉर की स्थिति बन गई है सिविल अथॉरिटी के साथ। एग्जांपल जनरल थिमैया, देखो जनरल थिमैया जो थे ना, ये जो है जनरल थिमैया जो है इन उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था किसमें, जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था ना इंडिया का, जब पाकिस्तान ने कबीली ट्राइब को भेज दिया था इंडिया में, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या थे जो थिमैया थे ना ये लीड कर रहे थे आर्मी को, ठीक है, ये लीड कर रहे थे और ये सक्सेसफुल रहे पाकिस्तान की जो आर्मी है उनको वापस सेंड बैक करने में, यानी कि उनको वापस उनके वापस वापस पाकिस्तान भेजने में बिल्कुल एकदम सक्सेसफुल रहे थे। तो इनकी ये लीडरशिप क्वालिटी देखते हुए उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, इनको जनरल बना दिया, इनकी पूरी आर्मी का क्या बना दिया, चीफ बना दिया। और उन्होंने इग्नोर करी सीनियोरिटी, यानी कुछ अदर जो थे, अदर जो आर्मी लीडर थे वो भी थे, उनकी सीनियोरिटी को यानी कि कुछ सीनियर्स भी थे उनको इग्नोर करते हुए उन्होंने क्या किया, थिमैया जी को क्या बना दिया, जनरल बना दिया। अब जिसके तहत बहुत सारे जो है क्रिटिसिज्म आए, जो जिन लोगों की सीनियोरिटी को उन्होंने क्या किया था, इग्नोर किया था, वो लोग कहने लगे कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इनका आपस में कुछ ना कुछ जो है चल रहा है, या तो जनरल थिमैया जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंडिया की पॉलिटिक्स को। इस टाइप से जब बातें उठने लगी, जनरल थिमैया जी ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया फ्रॉम इंडियन आर्मी, ठीक है। 1998 में क्या देखने के लिए मिला, अनदर एग्जांपल, जो चीफ थे नेवल आर्मी के एडमिरल विष्णु भगत, इन्होंने क्या किया, जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनके डिफेंस मिनिस्टर जो थे उनके क्या किए, ऑर्डर को डिसोबे किया यानी नहीं माना। तो लेटर ऑन में ऐसा देखने को मिलता है कि कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इनकी सर्विस को डिसमिस कर दिया, यानी इनको पद से हटा दिया गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इंडिया में कैसे भी मतलब इंडिया में कुछ अभी तक तो हमने मिलिट्री coup जो है देखा नहीं है, और आने वाले जो ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में भी हम नहीं देखने वाले, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना जो है कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशन इतने अच्छे से बने हुए हैं, डिवीजन जो है पावर का इतने अच्छे से है कि मिलिट्री जो है मिलिट्री का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा कम है, और जो हमारी मिलिट्री है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, वो पॉलिटिक्स में ऐसा इतना ध्यान नहीं देती है, उनका जो मेन पर्पज है वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं चाइना का देखने वाले हैं। चाइना में क्या है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब क्या है, क्लासलेस सोसाइटी, जहाँ पर जो है रिसोर्सेज को नीड के हिसाब से बांटा जाता है, यानी कि जिसको जितनी नीड है उसको उतने ही रिसोर्सेज दिए जाते हैं बाय गवर्नमेंट, ठीक है। अभी करंटली किसका रोल है इंडिया चाइना में, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, ठीक है। मिलिट्री रूलिंग स्ट्रक्चर पार्ट अर्लियर कंट्रोल मिलिट्री, देखो पहले से ही चाइना में भी यही देखने के लिए मिला है कि जो मिलिट्री है उसका कंट्रोल किसके हाथ में, पार्टी के हाथ में, जो भी करंट पार्टी होगी रूल में उसके हाथ में क्या होता है, मिलिट्री को कंट्रोल करने की पावर होती है, ठीक है। जो माओ थे उन्होंने भी पहले कहा हुआ है, माओ जो है अर्लियर रह चुके हैं लीडर चाइना की पार्टी के, तो उन्होंने भी क्या कहा था, द पार्टी मस्ट ऑलवेज कंट्रोल द मिलिट्री, यानी जो पार्टी है उसको हमेशा मिलिट्री को कंट्रोल में रखना चाहिए, जो इनका इंटरफेरेंस है इन पॉलिटिक्स वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रखना चाहिए, वरना मिलिट्री coup की जो संभावना है वो बढ़ सकती है, ठीक है।
पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे भी क्या हुआ, पार्टी मतलब जो मिलिट्री है उसमें प्रोफेशनलिज्म आया। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म आया जिसकी वजह से चाइना में भी हमें एज सच मिलिट्री कूप की जो है स्थिति देखने को नहीं मिली है। ठीक है, अब देखो स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है चाइना में। ठीक है, जो कि क्या करती है, सारे डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक जो डिसीजंस है लेती है। ठीक है, अभी रिसेंट कौन पावर में है, सीपीआई। तो अगर वो कोई वॉर प्रोक्लेम करना हो या डिफेंस रिलेटेड जो डिसीजन है वो सब कौन लेती है, स्टैंडिंग कमेटी। जैसे हमारे यहाँ पे क्या बनाई हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना, या प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कमांडर है, इस टाइप से यहाँ पे क्या है चाइना में, इन चाइना में सिमिलर वे में स्टैंडिंग कमेटी है, जो कि पार्टी यानी जो पार्टी पावर में है उसके साथ मिलके जो क्या डिसीजन करती है कि अगर हमें वॉर जो है किसी कंट्री के साथ कोई भी स्थिति बनी हुई है तो हमें वॉर जो है करना है या नहीं करना है, या जो है डेलिब्रेशन करना है कि मतलब एग्रीमेंट वगैरह करके शांत होना है, या फिर जो है एक तरीके से बातचीत करके जो है मामला सुलझाना है, ये सब डिसीजन कौन लेती है, स्टैंडिंग कमेटी लेती है। ठीक है, एक्सप्लेनिंग मिलिट्री इंटरवेंशन इन पॉलिटिक्स। देखो, डिकोलोनाइजेशन कंट्री इमर्ज सबवर्जन स्टेट। डिकोलोनाइजेशन हुआ यानी कि जब जो है कुछ कंट्रीज जो थी कॉलोनी से फ्री हुई, यानी कि जैसे कि इंडिया पहले किसकी कॉलोनी था, ब्रिटेन की कॉलोनी था। ब्रिटेन से जब जैसे इंडिया फ्री हुआ, ऐसी जो अदर कंट्रीज थी, अदर भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज थी जो कि फ्री हुई फ्रॉम कॉलोनी रूल। तो इस टाइम पे क्या हुआ, सर्वजन स्टेट इंडिपेंडेंट स्टेट जो क्या हुए, इमर्ज हुए। तो मिलिट्री ने इस टाइम पे जो है देखा कि अभी तो भाई देखो कोई एक हेड नहीं था ना, कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी उस टाइम पे। ठीक है ना, एस इतना एज सच जो है इकोनॉमिक इतनी स्थिति भी अच्छी नहीं थी जो ये स्टेट इमर्ज हुए थे इनकी, कि जो है ये डेमोक्रेसी के लिए पूरा प्रॉपर प्रोसेस कर पाए कि भाई वोटिंग करवाएं, ये सब चीज करने के लिए भी तो पूरे रिसोर्सेज लगते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि सैम्यूल ई फिनर थे एक, ठीक है, साइंटिस्ट जिन्होंने बोला प्रोमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू स्टडी ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, इन्होंने क्या एक बुक है इनकी, द मैन ऑन हॉर्स बैक। ठीक है, जिसमें इन्होंने रोल ऑफ मिलिट्री लिखा है इन पॉलिटिक्स, की मिलिट्री का क्या रोल है इन पॉलिटिक्स। इन्होंने सजेस्ट किया दैट कंट्रीज विद वीकर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड लेस डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर में ज्यादातर हमें मिलिट्री कूप देखने के लिए मिलता है, यानी कि जो मिलिट्री है वो पावर में आ जाती है। जो जहाँ पे वीकर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होंगी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो एक प्रॉपर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट का, अगर वो वीक है, अगर उसमें इंटरनल क्राइसिस है, अगर इंटरनली वो वीक है, तो वहां पे क्या होती है, मिलिट्री जो है एज अ पावर बना लेती है, मिलिट्री सत्ता में आ जाती है, मिलिट्री जो है कैप्चर कर लेती है पावर को। ठीक है, स्टेट स्टेट क्या करता है, जब स्टेट के या जो स्टेट है, मान लो जो गवर्नमेंट अभी पावर में है, अगर उसके पॉलिटिकल डिसीजन जो इन्फ्लुएंस है मिलिट्री से, मिलिट्री के जो लीडर्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस है, अगर उनके पॉलिटिकल डिसीजन, यानी कि कहीं ना कहीं अगर जो मिलिट्री के लीडर्स है उनका रोल है पॉलिटिकल डिसीजन लेने में, जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग हो रही है उसमें अगर रोल है, तो वहां पर भी क्या है, संभावना रहती है मिलिट्री कूप होने की, मिलिट्री के पावर में आने के। Other scholars have highlighted the link between the political influence of the military and the role it plays during the struggle for independence, subsequent state creation. देखो, जब जो है ये स्टेट इमर्ज हो रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉलोनियल रूल से जब ये लोग फ्री हुए, जब इंडिपेंडेंट एज इन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है कहा, तब उस टाइम पे कहते हैं मिलिट्री ने बहुत ज्यादा क्या किया, इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले किया, वहां पे जो लोग थे उनकी मदद की। ठीक है, वो लोगों के नजरों में अच्छे बने। ठीक है, अच्छे बनने के बाद उन्होंने क्या किया, पावर में आ गए, यानी उन्होंने बोला अब हम संभालेंगे, जो मिलिट्री थी उन्होंने बोला अब हम संभालेंगे सत्ता। ठीक है, तो इस टाइप से भी जो है मिलिट्री का रोल रहा है। एग्जाम्पल है अल्जीरिया। अल्जीरिया में जो है जब अल्जीरिया की इंडिपेंडेंस चली थी, फ्रांस की कॉलोनी था अल्जीरिया, जब अल्जीरिया में इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट चल रहे थे, वहां की आर्मी जो थी उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, वो लोगों की नजरों में अच्छे बने, इसलिए अब तक भी जो वहां पे मिलिट्री रूल है अल्जीरिया में, अभी तक भी रिसेंट टाइम्स में भी मिलिट्री रूल हमें देखने के लिए मिलता है। अब देखो मीनिंग क्या है मिलिट्री रिजाइम का, मिलिट्री रिजाइम का मीनिंग है अ मिलिट्री रिजाइम आल्सो नोन एज मिलिट्री डिक्टेटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच पॉलिटिकल पावर इज हेल्ड एंड एक्सरसाइज प्राइमरली बाय द मिलिट्री। देखो, डिक्टेटरशिप में हम क्या देखते थे, सोर्स सुप्रीम पावर होती थी एक के हैंड में, यहाँ पे भी क्या है, मिलिट्री के जो हेड है, पूरी आर्मी के पास पावर नहीं है, मिलिट्री का जो पूरा जनरल हेड है, जो हेड होता है मिलिट्री का, उसके हाथ में पावर है। ठीक है, अगर तख्ता पलट होगी तो पूरी आर्मी के हाथ में क्या डिवीजन नहीं होगा पावर का, सिर्फ एक मिलिट्री का जो हेड है उसके हाथ में क्या रहेगी, पावर रहेगी। In such regimes, civilian authority is weakened or entirely replaced and decisions are made by military leader rather than elected officials। यानी कि अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट पहले से है, तो उसका क्या हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है, ना के बराबर जो है पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास रह जाती है, सारी पावर किसके पास आ जाती है, मिलिट्री के पास आ जाती है। अब देखो, ये जो मिलिट्री रिजाइम है टोटलिटेरियन रिजाइम से कैसे अलग है।
क्या डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। तो टोटलिटेरियन रिजाइम में क्या होता है, सिंगल पार्टी होती है, ठीक है, और लीडर होल्ड पावर करता है। मिलिट्री में क्या है, मिलिट्री का जो लीडर है उनके पास पार्टी रहती है, ठीक है। एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है यहाँ पे, ठीक है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, मीडिया, पर्सनलिटीज, यानी टोटलिटेरियनिज्म में क्या होता है, पूरा कंट्रोल होता है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, इवन मीडिया तक को क्या कर दिया जाता है, मीडिया तक के जो राइट्स हैं उनको कर्व कर दिया जाता है। ऑल दो इन मिलिट्री रिजाइम में क्या होता है, मिलिट्री लीडर जो होते हैं लिमिटेड सिविक पार्टिसिपेशन रहता है, यानी लोग जो है वहां पे थोड़ा बहुत तो नॉमिनल, मतलब बहुत नामचारे का पार्टिसिपेशन लोगों का देखने के लिए मिलता है। पर इनकी जो मेन प्रायोरिटाइज मतलब प्रायोरिटी रहती है वो क्या रहती है, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के नाम पे ये लोग क्या करते हैं, रूल करते हैं कि जो है स्टेबिलिटी बनी रहे कंट्री में। एग्जाम्पल में देखने को मिलता है जर्मनी, अडॉल्फ हिटलर, ठीक है। म्यांमार में मिलिट्री जुंटा, ठीक है। करंटली भी वहां पे जो है अभी भी अब जो करंटली भी आप देखोगे तो न्यूज आ रही है कि वहां पे मिलिट्री जुंटा फिर से पावर में आने वाली है। टाइप्स ऑफ मिलिट्री रिजिम। अब मिलिट्री रिजिम्स के क्या टाइप होते हैं, ठीक है। मिलिट्री जुंटा टाइप इन विच द सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन इज द जुंटा और कमांड काउंसिल ऑफ ऑफिसर रिप्रेजेंटिंग द थ्री सर्विस, आर्मी, नेवी एंड ऑफिसर। देखो, मिलिट्री जुंटा में क्या होता है कि या तो सुप्रीम पॉलिसी जो भी पॉलिसी बनाएगा, यानी पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है, वो एक जुंटा होता है। और या कमांड काउंसिल ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि इन जो तीनों, ये जो थ्री डिवीजन होता है आर्मी का, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, सोल्जर्स का बेसिकली आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में, ठीक है। तो ये आर्मी, नेवी एंड ऑफिसर्स जो इन तीनों के हेड होते हैं ना, हाँ एक सेकंड सॉरी, इन जो तीनों के हेड होते हैं ना, इन ग्रुप ऑफ लीडर्स को हम क्या कहते हैं, मिलिट्री जुंटा कहते हैं, ठीक है। अपॉइंट अ सिविलियन कैबिनेट टू एडमिनिस्टर अथॉरिटी, ये क्या करते हैं, एक सिविल कैबिनेट को जो है अपॉइंट करते हैं एडमिनिस्टर करने के लिए अपनी अथॉरिटी के अंदर, ठीक है। पार्टीज एंड लेजिस्लेचर सप्रेस, जो अदर पार्टीज होती हैं, अपोजिशन बिल्कुल यहाँ पे सप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। सिंगल ऑफिशियल पार्टी, यानी एक सिंगल पार्टी को ही परमिट दिया जाता है बोलने के लिए, बाकी अदर जितनी भी पार्टीज है उनको क्या कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। Secondly, there is a presidential type in which the military plays a supportive role rather than a creative or active role. Here, the cabinet is formed larger wholly from civilian rather than military personnel. ठीक है। जैसे कि हमने देखा, यहाँ पे क्या किया जाता है, अलग से क्या किया जाता है, सिविल कैबिनेट बनाई जाती है अपने ही लोगों में से, यानी ये लोग क्या करते हैं, जो ये सोल्जर्स होते हैं ना, सोल्जर्स में से ही क्या करते हैं, लोगों को चुनते हैं कैबिनेट बनाने के लिए, ठीक है। इस शोल्डर्स में कैबिनेट, अपने शोल्डर्स में से ही क्या बनाते हैं, कैबिनेट बनाते हैं, ठीक है। वेदर एज सेकेंडली हमें ऐसा प्रेसिडेंशियल टाइप देखने के लिए मिला है जहां पे क्या सपोर्टिव रोल प्ले करती है मिलिट्री, यानी कि सिर्फ वो ये करती है, डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। कैसे इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि बिहाइंड रह के, यानी पीछे रह के क्या करती है, वो अपनी बातें मनवाती है, किससे, अथॉरिटी से, जो गवर्नमेंट है उससे, ठीक है। फाइनली मिलिट्री रिजाइम विच द आर्म फोर्सेस नॉट ओनली एक्ट द सुप्रीम अथॉरिटी इन पॉलिसी बट आल्सो प्ले अ लार्ज पार्ट इन एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बहुत जगह पैसे भी देखने को मिला है जहाँ पे सोल पावर जो किसके हाथ में होती है, मिलिट्री रिजाइम्स के हाथ में होती है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है लार्ज पार्ट लेती है, लोगों के लिए काम भी करती हैं, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव एग्जाम्पल भी हमें देखने के लिए मिले हैं। स्ट्रेटेजीज ऑफ रूलरशिप टू मैनेज, पर क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे कि पॉजिटिव एग्जाम्पल जो देखने को मिले वो स्टार्ट में पॉजिटिव रहते हैं, धीरे धीरे करके क्या उनमें भी करप्शन जो है बढ़ने लगता है, ठीक है। फिर वो भी जो है अदर टाइप्स की तरह हो जाते हैं। स्ट्रेटजीज क्या है रूलरशिप की, टू मैनेज देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, दैट इज टू कीप देयर होल्ड ऑन आर्म फोर्सेस, यानी ये क्या करते हैं, अपनी जो आर्म की फोर्सेस हैं उन पर क्या कहते हैं, पकड़ बना के रखते हैं, मतलब इंटरनल कोई भी जो है उनके खिलाफ आवाज ना उठाए, मतलब उनमें इनकी जो आर्मी फोर्सेस है उनमें इंटरनली कोई भी जो है आपस में जो है मतभेद नहीं होना चाहिए, अपनी पकड़ बना के रखते हैं अपनी आर्म फोर्सेस पे, यानी अपना रूल जो है, अपनी जो दबदबा है वो बना के रखते हैं। रिप्रेशन बिकेम अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ रूलरशिप मिलिट्री रूल, यानी ये करते हैं, लोगों को रिप्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखने के लिए मिला है, जनरल जिया उल हक ने पाकिस्तान में क्या आईसीआई, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस बनाई, आईसीआई बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, आईएसआई बनाई, ठीक है। जिससे क्या किया गया, लोगों में डर पैदा किया गया बाय जनरल, ठीक है। जो भी रूलर है वो क्या करता है, लोगों में डर पैदा करता है। पॉजिटिव पॉजिटिव जो पॉजिटिवली तरीके से इन्होंने अपना रूल मेंटेन करने के लिए, मतलब पॉजिटिव तरीके से कैसे इन्होंने अपना रूल बनाए रखा है, ऐसे कि ये लोग क्या करते थे, डिफेंस का जो बजट है उसको इंक्रीज कर देते, यानी जो लोग जो सोल्जर्स हैं उनकी सैलरी क्या करते थे, बढ़ा देते थे, ठीक है। ऐसे क्या करते थे, फिर इससे क्या होता था कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं आते थे, जो सोल्जर्स थे उनको लगता था कि हाँ भाई जो हमारा लीडर है वो हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहा है,
अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए मिलिट्री पॉलिटिक्स के? सोशल साइंटिस्ट पार्टिकुलरली दोज इन द United States keen on making their studies politics relevant, the role of military in the modernization of the developing country. जो सोशल साइंटिस्ट हैं पार्टिकुलरली स्पेसिफिकली मतलब जो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, उन्होंने ये अपनी स्टडीज में बताया है कि जो मिलिट्री का रोल है वो मॉडर्नाइजेशन के टाइम डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है वह बढ़ता गया है। ठीक है, empirical स्टडीज ये बोलते हैं कि जो मिलिट्री रेजाइम है डेवलपिंग कंट्रीज में रिवील दैट दे हैड अ नेगेटिव और यूनिक इफेक्ट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन। या तो उनका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, ठीक है, कंट्रीज पे, या एज सच कोई इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है उनको सोशली और इकोनॉमिकली मॉडर्नाइजेशन पे। ठीक है, यानी कि ये दो जो है थॉट है बेसिकली, ये थॉट है बेसिकली दो। कुछ सोशल साइंटिस्ट ये कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं, बस इतना याद रखना है यहाँ पे। अब पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे मिलिट्री रिजाइम के? ठीक है, सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी कहते डेमोक्रेसी नामचारे की रह गई थी या बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। पावर जो है किसके हाथ में आ गई थी? मिलिट्री के हाथ में आ गई थी। जो अपोजिशन था उसको भी जो है चुप करा दिया गया था सेंसरशिप और इम्प्रिजमेंट के द्वारा, यानी कि अगर कोई नेता उनके खिलाफ बोलता था, मिलिट्री के खिलाफ बोलता था, उनको जेल करवा दी जाती थी। ठीक है, या तो सेंसरशिप, यानी अगर कोई मीडिया दिखाना चाह रहा है, अब नेता कैसे बोलेंगे? ऑब्वियसली बात है, मीडिया दिखाएगी तभी तो जनता तक बात पहुंचेगी। तो मीडिया को सेंसर कर दिया जाता था, उन्हें मना कर दिया जाता था कि जो चीजें, जो पॉइंट वो उनके खिलाफ बोलेगा वो उन्हें नहीं दिखाएगी। ठीक है, यानी कि एक तरीके से हमें ये भी देखने को मिल रहा है जो राइट्स हैं उनको भी क्या किया जा रहा है, जो फ्रीडम है वो भी छीनी जा रही है। पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ मिलिट्री लीडर विद लिटिल और नो अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक। यानी कि पावर किसके हाथ में आ जाती थी? मिलिट्री के हाथ में आ जाती थी। उन्हें पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता था, वो अपनी मनमानी करते थे, सिर्फ अपनी चलाते थे। रिसोर्सेज आर ऑफन डाइवर्टेड फ्रॉम सोशल प्रोग्राम टू मिलिट्री स्पेंडिंग, यानी कि रिसोर्सेज क्या कर दिए गए थे, डाइवर्ट कर दिए गए थे, यानी कि बजट, जो डिफेंस बजट था उसको बढ़ा दिया जाता था सोशल प्रोग्राम यानी एजुकेशन पे, ठीक है, पॉवर्टी पे, इकोनॉमी पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, अब सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? ह्यूमन राइट अब्यूज देखने को मिला, यानी कि जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन हुआ। जो हमारे पास फ्रीडम, जो हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या जो अदर राइट्स हमारे राइट टू लिव है, ठीक है, उनको क्या किया गया? वायलेट किया गया। द रूल ऑफ लॉ इज अंडरमाइन एंड सिटीजन लेफ्ट वनरेबल टू आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि जब लोग क्या करते थे, सोशल मूवमेंट करते थे, जो मिलिट्री रिजाइम है उनके खिलाफ क्या करते थे, आवाज उठाते थे, तो उनको क्या कर लिया था? डिटेन का मतलब क्या होता है? अरेस्ट कर लिया जाता था। ठीक है, डिटेंशन में रख लिया जाता था, यानी बिना मतलब के उनको क्या कर देता था, किसी कोई वारंट नहीं होता था उनके अगेंस्ट, उनको बस उठा के जेल में डाल दिया जाता था। द क्लाइमेट ऑफ फियर एंड डिप्रेशन क्रिएटेड बाय मिलिट्री रिजाइम, यानी कि ऐसा जो है इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया था मिलिट्री रिजाइम के द्वारा, डर और एकदम डिप्रेशन का माहौल। ठीक है, अंडरमाइन ट्रस्ट, इसकी वजह से क्या हुआ? लोगों का जो था गवर्नमेंट से भी ट्रस्ट उठता गया, या अदर इंस्टीट्यूशन जैसे कि एनजीओ वगैरह हेल्प करते हैं ना, इन सब जो सिविल सोसाइटी होती है, अदर एनजीओ होते हैं, ठीक है, जो मूवमेंट्स को लीड करते हैं, लीडर्स, उन सब से भी क्या हुआ? जो लोग थे वहाँ के कॉमन पीपल थे उनका, जहाँ पे भी मिलिट्री रिजाइम होता है वहां पे जो कॉमन पीपल होता है उनका क्या हुआ? जो ट्रस्ट था वो भी गवर्नमेंट से हटता हटता जाता है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? इकोनॉमिक मैनेजमेंट, यानी इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा कमी। जैसे कि हमने देखा, जब जो सारा जो बजट है, अगर वो डिफेंस जो पैसा है वो डिफेंस बजट इंक्रीज कर देंगे तो अदर जगह तो कमी आएगी, इकोनॉमी तो डाउन जाएगी। करप्शन होने लगा बहुत ज्यादा, मिसमैनेजमेंट होने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ? इकोनॉमी डिक्लाइन हुई और पॉवर्टी इंक्रीज होने लगी। इंस्टेबिलिटी के कारण, बार बार तख्ता पलट के कारण क्या हुआ? इंस्टेबिलिटी के कारण भी क्या हुआ? फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हुआ। ठीक है, ह्यूमन राइट्स अब्यूज के कारण भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है डिक्लाइन हुआ। फ्रीडम बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी, प्रेस जो है, प्रेस को कोई आजादी नहीं थी, प्रेस अपनी मर्जी से जो है नहीं दिखा सकता था कुछ भी। उन्हें सबसे पहले क्या, अथॉरिटी जो है उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। अथॉरिटी मतलब मिलिट्री रिजाइम जो है पावर में जो थी, उनसे क्या कहते, परमिशन लेनी पड़ती थी कुछ भी छापने के लिए, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे वो टीवी में एज अ जो है टेलीकास्ट कुछ करना उन्हें, तब भी किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? मिलिट्री रिजाइम की। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कोई भी एसोसिएशन फॉर्म करने की जो फ्रीडम है वो छीन ली गई थी। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी राइट्स भी जो है उनसे छीन लिए गए थे ड्यूरिंग मिलिट्री रिजाइम। थैंक यू फॉर द लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। योर वन लाइक मोटिवेट मी टू क्रिएट सच मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस।